4 साल क्यों लगे आपको ये लाने में? आप चाहे मुस्लिम को बाहर निकाल दो, चाहे दलित को बाहर निकाल दो, चाहे आदिवासी को बाहर निकाल दो, ये तो आपके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। वोट को किस तरह खराब करके भाजपा सत्ता में बनी रहना चाहती है, तो हम देख रहे हैं। अगर आप एनआरसी करके किसी की नागरिकता छीनने का काम कर, तो ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर जी, आप एक एडवोकेट भी हैं जी। सीए लागू किया गया है, तो क्या कहते हैं आप उस पर? क्योंकि कल सहारनपुर में हमने वकीलों से बात जब की थी तो वो तो उसके फायदे गिनवा रहे थे। आपकी नज़र में क्या है? देखिए, फ़ायदे हैं बहुत सारे। मैं फ़ायदों को मना कर रहा हूँ। अगर किसी को भी किसी दूसरे कंट्री में सताया जाएगा और वो भारत आता है, उसको नागरिकता अगर सरकार देती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब ये कानून बना तभी हमने एक ऑब्जेक्शन ये उठाया था कि भारत का संविधान आज़ादी नहीं देता धर्म के आधार पर गैर बराबरी करने की। भारत का जो संविधान का आर्टिकल 25-26 धर्म के आधार पर गैर बराबरी को रोकता है। तो जब आपने कानून बनाया तो आपने जानबूझ के अपना पर्सनल एजेंडा, वोट का एजेंडा सेट करने के लिए आपने मुसलमानों को इससे दूर रखा, ये बताने के लिए कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। लेकिन 4 साल क्यों लगे आपको ये लाने में? भाई, आप तो देखो, आप चाहे मुस्लिम को बाहर निकाल दो, चाहे दलित को बाहर निकाल दो, चाहे आदिवासी को बाहर निकाल दो, ये तो आपके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। आपने देखा कानून कैसे पारित हो रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में? मार्शल लगा के 140 एमपी को सस्पेंड करके जो है कानून पास हो रहे हैं। और बाकी देखना हो तो चंडीगढ़ में देख लो आप कि किस तरह से जो है वोट को किस तरह खराब करके भाजपा सत्ता में बनी रहना चाहती है, तो हम देख रहे हैं। तो सीए के आधार पर अगर आप किसी को वोटिंग राइट नागरिकता देते हो, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप एनआरसी करके किसी की नागरिकता छीनने का काम कर, तो ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमने पहले कहा था। हम सीए से ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। सीए पे ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि धर्म के आधार पर गैर बराबरी नुकते सभी को रखा जाता। अगर आप मानते हैं मुसलमान भी कई जगह प्रताड़ित हैं, मुसलमान पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं, अफगानिस्तान में भी कुछ मुसलमान प्रताड़ित होंगे, तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा आप लगाते हो, वो क्या वो बिना मुसलमान के है क्या? आप बाहर के सिखों के जाके तो गले मिलते हो, यहाँ के अपने देश के मुसलमान क्या पीड़ित मुसलमानों के बारे में तो एक सब नहीं होता। क्या क्या जुल्म नहीं हो रहा है? हल्द्वानी में देखो आप कितना जुल्म हुआ। मुझे एक साथी ने वहाँ बताया कि 5 दिन जो है प्रशासन ने वहाँ का पानी बंद कर दिया, 5 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ा। कितना जुल्म हो रहा है। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जिस तरह से नमाज में सजदा करते हुए मुस्लिम भाइयों को जिस तरह से लात मारी गई, आप समझते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसने अवरोधक पैदा किया, सड़क व्यवस्था खराब किया, आप मुकदमा लिख के जेल भेज दो, आप कार्रवाई करो, जो भी जिस धारा बनती हो। लेकिन आप लात मार के क्या साबित करना चाहते हो? दिल्ली पुलिस किसके अकॉर्डिंग हम नहीं जानते हैं। कौन दिल्ली पुलिस का ये सह दिया है कि जाके मारो लात और पूरे देश में दिखाओ कि मुसलमानों की हैसियत क्या है? ये जुल्म हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, उन पर जुल्म होगा, तमाम तरह की जो उनके जो हैं कारोबार है और तमाम तरह की उनकी जो है धार्मिक स्थल पर अगर उंगली उठेगी, तो चंद्रशेखर आजाद जान की बाजी लगा देगा। किसी भी कीमत पे मुस्लिम भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बात आप मेरी याद रखना। और मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ कि हर चीज़ के एक सब्र की सीमा होती है। अगर किसी को भी मजलूम को, कमज़ोर को सताया जाएगा, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे देश की कोई भी महिला हो, या अगर वो मुसलमान है और मुसलमान के साथ आप धर्म के आधार पर गैर बराबरी करोगे, तो ईंट सेंट बजा देंगे। सरकार इस बात को याद रखे। सीए को लेकर लेकिन सर मुस्लिम समुदाय तो काफी खुश है, मिठाई भी बांट रहे हैं, तो फिर कुछ लोग ही हैं, चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं विरोध कर रहा है। मैंने कहा ना कि उन्होंने धर्म के आधार पर गैर बराबरी करके वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए किया। आप महसूस करो, वो सीए को अचानक से क्यों लाए, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। उनके एक बड़े नेता ने, जो आरएसएस की छिपी पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमें 400 सीट चाहिए। आनंद हेगड़े, पहले तो उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक हो जाना चाहिए। अगर ये लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, ये भी संविधान के जरिए हो रहा है। प्रधानमंत्री अगर मोदी जी बने तो संविधान के जरिए बने। लेकिन मैं भाजपा को ये भी चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि गलतफहमी दिमाग से निकाले। इस देश में संविधान को बचाने वाले लोग की संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है। अगर वो उनको पता था जब उन्होंने ये बात कही, और जिस तरह से हमने चर्चा कराई और विरोध किया, दर्ज कराया, तो उनको लगा कि गाँव में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो उनको घुसने भी नहीं देंगे। वो उनको गांव में घुसने भी नहीं देंगे, भाजपा के लोगों को चुनाव में। इसलिए उन्होंने डर के एजेंडा बदलने के लिए ये सीए तत्कालिक लिया है। वरना असल बात याद ये है, कभी भाजपा के लोगों ने संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कब से दलित हितैषी हो गए? वो दलितों के, पिछड़ों के, ये संविधान है। विकास भाई, भाजपा तो सबसे बड़ा दलितों का हितैषी बता रही है खुद को। देखिए, ये संविधान है जिससे पाल का, प्रजापति का, कश्यप का, सैनी का, मौर्य का, शाक्य, कुशवा का, लुनिया का, चौहान का, जाट का, गुजर का, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा, विश्वकर्मा का बच्चा, सैनी का बच्चा, सैन का बच्चा,
जो कुर्सी बैठने लगा, इस संविधान की देन है। भाजपा इससे चिढ़ती है। भाजपा चाहती है कि गुलामों जैसी ज़िंदगी जिए। आज अगर इन वर्गों को नौकरी मिली है, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, तभी इनकी ज़िंदगी बदलाव हुआ है, वरना आज़ादी जब मिली उसके बाद बहुत कुछ लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हुआ। एक सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। जिन पे ज़मीन नहीं थी ज़मीन नहीं मिली, जिन पे रोजगार नहीं था रोजगार नहीं मिला, जिन पे उद्योग नहीं थे उद्योग नहीं मिले, तो गरीबी इस देश में भूखा नंगा रहेगा। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासी मुसलमानों को भूखा नंगा रखना चाहते हो इस देश में? ये नहीं चलेगा। आप कह रहे हो हितैषी हैं, कैसे हितैषी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, सरकार दे सकती है, क्यों नहीं दिया? दलित कर्मचारियों का शोषण तो होता, लेकिन उनको अगर रोस्टर का फायदा मिलता, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 16(4)A में ऑर्डर किया कि मिलना चाहिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जो हम दिला के रहेंगे, तो दलित कर्मचारियों को, और हम तो कह रहे हैं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं किया भाजपा ने? भाजपा सिर्फ 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारी वोट छीनना चाहती है। असल सच्चाई ये है, पहले चुनाव से पहले रात के अंधेरे में कोई आता था पैसे पे वोट खरीदने के लिए, अब वो राशन और सुविधा देके चुनाव से पहले वो वोट खरीदने का इंतजाम है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें गुलामी से मुक्ति के लिए दी। ये वोट हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानी से मिली। ये वोट इतनी आसान नहीं है कि किसी को भी दे दो, राशन में दे दो। ये वोट हमें शासन करने के लिए दी है, क्योंकि आज़ादी से पहले जिन जातियों का मैंने आपको जिक्र किया, जो शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्ग की जातियाँ, इनको कोई कुर्सी पर बैठने नहीं देता था। ये वर्ग के लोग भी कुर्सी पर बैठे हैं, पॉलिसी का हिस्सा बने। मैं तो कह रहा हूँ, अगर देना ही है तो इनके बच्चों को नौकरी दो, इनके बच्चों को रोजगार दो, इनके बच्चों को लोन दो, इनके बच्चों को खेती दो, इनके बच्चों को ज़मीन दो, इनके बच्चों को उद्योग में हिस्सेदारी दो, इनके घर में भी खुशियाँ आए, इनके घर में पैसे आए, जो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये क्यों नहीं करते मोदी जी? कहें गए थे? दलितों घर खाना खाने से, उनके पैर दबाने से, उन पर भूल फेंकने से क्या उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? ये झूठे वादे और ये जुमले हमने बहुत दिन सुन लिए। मैं तो सबको कहता हूँ, मुसलमानों को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनाओ, अपनी हिस्सेदारी के साथ मुल्क में आगे बढ़ो, जुल्म मत सहो। जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक जुल्म आपको सहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लोगों की बात समझ में आ रही है, और आप देखना संविधान का जो विरोध करेगा ये जनता उसको मिट्टी में मिला देगी। मेरी बात को आप याद रखना। आप दलितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए संसद जाने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन उस सपने को कहीं बल नहीं मिलना। गठबंधन आपका साथ नहीं दे रहा है, नगीना सीट को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, चुनाव आप वहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर एक दलित का बेटा अगर संसद चला जाएगा तो क्या इन लोगों को नुकसान हो जाएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? देखिए, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमें प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं मिले। और दलों से जाने वाले MP अपनी पार्टी के व्हिप को फॉलो करते हैं, पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जब तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश देगा वो एक शब्द नहीं कह सकते। चाहे उनके लोगों की हत्या होती रहे, चाहे उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहे, चाहे उनके लोगों को भूखे नंगे सोना पड़े, चाहे उन पर घर नहीं हो। आप गाँव देहात में जाके देखो, आज भी 80% घर ऐसे हैं जिन पे प्लास्टर नहीं है। जिनके घर प्लास्टर नहीं, उनके यहाँ पेंट क्या होगा, उनके यहाँ सुख सुविधा क्या होगी? आज हजारों लाखों की संख्या में गांव में अगर आप जाओगे, जिलों के स्तर पे लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे जिनके घर में AC नहीं है, 4 पहिया गाड़ी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। ये बहुत सबसे ये ज़रूरत का सामान है। पीने के लिए पानी आप चेक करा लो, साफ पानी की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पाई इस देश की आज़ादी के बाद। ये मिला है सरकारों ने हमें जो दिया है। अब गठबंधन की बात कर रहे हो, देखो भाई, जनता से गठबंधन हमने किया, मेहनत से गठबंधन किया, और हमें विश्वास है कि हमारे साथी भी नहीं चाहेंगे कि अगर दलित पिछड़े वर्गों की, बहुजन समाज कोई मजबूत आवाज़ खड़ी हो रही हो, जो CBI ED इनकम टैक्स से डरती हो, जो जेल मुकदमे डरती हो, वो उसको रोकना नहीं चाहेंगे। वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे इस बात को, क्योंकि समाज भी देख रहा है, पूरे देश का दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, माइनॉरिटी का समाज, सब मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर आगे बढ़ के आएगा तो इससे हमारी एक मजबूत आवाज़ जाएगी जिसको रोका नहीं जा सकता। तो मुझे नहीं लगता कोई इसको रोकने का काम करेगा। अगर कुछ ऐसा होगा भी तो जनता उसको जिताने का काम करेगी। जनता ही मालिक है लोकतंत्र में। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं। हमने वहाँ बूथ कमेटियाँ बनाई है, 400 ज़्यादा। मैंने व्यक्तिगत मीटिंग की है। हर जाति धर्म के लोगों का हमें वोट मिल रहा है। हमारी बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं। हमारे सैकड़ों की संख्या में नेता हमारे लगे हुए हैं, और हमें जुल्म भी सहना पड़ रहा है वहाँ। हमारे साथ सरकार के आदेश पे पुलिस और प्रशासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, वो भी हमें सहना पड़ रहा है। लेकिन हम इससे नहीं डर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। और मेरा मानना है जब तक आदमी अपने लिए मेहनत नहीं करेगा तब तक कोई रास्ता आगे नहीं खुलेगा। ठीक है, 15 मार्च को एक प्रोग्राम रखा गया है नगीना में। क्या कुछ गठबंधन को झटका देंगे या भाजपा को झटका देंगे वहाँ पर? देखिए, मैं तो हमेशा से चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, अगर वो सरकार में आएंगे तो उस पॉलिसी को लागू करेंगे। और वो पॉलिसी यही है कि ये मुल्क संविधान विहीन हो जाए। वो जिस तरह से देश को चलाना चाहते हैं, गुलाम बना के लोगों को, उस तरह से चलाएं। जिस तरह से उन्होंने सरकारी सिस्टम को बेच के दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को जो नौकरी मिलती थी उनके सपनों को कुचल दिया। जिस तरह उनकी सरकार में पेपर लीक होते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आपने देखा कानपुर में 2 बच्चों को मार के लटकाया गया और बताते हैं सुसाइड किया, जांच नहीं हुई अभी तक। लेकिन फिर उसके पिता पे इतना दबाव बनाया गया कि उसके पिता को भी सुसाइड करना पड़ा।
इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आज बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो मैं तो चाहता था देश भर में कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो ख़त्म हो, तो इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तो मैं नगीना के लोगों की आवाज़ बनने के लिए 15 तारीख की हमारी रैली है, क्योंकि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है। तो मैं बड़े बड़े बहुत सारे साथी उसमें आएंगे, शामिल होंगे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मजबूत आवाज़ नगीना को मिलनी चाहिए, क्योंकि नगीना में ना अच्छे हॉस्पिटल हैं एम्स जैसे, ना वहाँ उद्योग धंधों के लिए कोई अच्छे काम हो रहे हैं, ना ही वहाँ बहन बेटियों के लिए अच्छे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, और ना ही वहाँ जो है अच्छी सड़कें, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ बाढ़ की भी समस्या है, खो की भी समस्या, जनता परेशान है। वहाँ का जो चुनाव नेता उसने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे जिंदगी में बदलाव। पुलिस का डंडा जो है सरकार के आदेश पे गरीबों पे चलता रहता है। वो चाहते हैं कि ऐसा मजबूत आदमी आए जो हमारी रक्षा भी करे और हमें जो है चैन से, रात को हम घर में चैन से सो जाएं, सुबह अपने काम को करें, ये भी लोग चाहते हैं। तो क्या अन्य दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है उस कार्यक्रम के लिए क्या? देखिए, वो पार्टी पॉलिसी पे है और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग अपनी पार्टी के रहने वाले हैं, लेकिन वो सम्मानित लोगों को बुलाया गया है। ठीक है। अच्छा चंद्रशेखर जी, नगीना के अलावा कुछ और डिसाइड हुआ उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वो सीटें हैं जहाँ पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, एक डाटा तैयार हो गया है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। 15 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, पार्टी की कोर टीम इकट्ठी होगी। 16 या 17 में शायद हमारे यहाँ मीटिंग रखी गई है। उसी दिन बैठ के हम फैसला लेंगे कि हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे। और क्योंकि हमने राजस्थान में भी अच्छा वोट प्राप्त किया, मध्य प्रदेश में भी और यूपी में भी हमने जिला पंचायत के चुनाव में भी, और अभी नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में भी हमारे जो है चेयरमैन जीते, हमारे पार्षद जीते, सभासद जीते। तो पार्टी का जो फैसला होगा कोर टीम का, वो 16-17 तारीख में पार्टी की मीटिंग होगी, उसी में फैसला लिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी का जो फैसला होगा, हम सब लोग उस फैसले के साथ खड़े होकर आज़ाद समाज पार्टी को, कमज़ोरों, मजलूमों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ को मजबूत करने का काम इस आंदोलन के जरिए करेंगे। तो ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। साफ तौर पर सीए और एनआरसी को लेकर सरकार पर इन्होंने जमकर निशाना साधा। इसके अलावा 15 मार्च को नगीना में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी भी जो है इन्होंने शेयर की है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।